हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत का अपवाह तंत्र की कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और इस कक्षा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भारत में जो भी अपनी प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में। सबसे पहले आपको अपवाह का पता होना चाहिए कि अपवाह क्या होता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, जो निश्चित वाहिकाएँ हैं उनके माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जो आपके निश्चित जो वाहिकाएं हैं उनके द्वारा जो जल प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, जल आपके प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, जल प्रवाह हो रहा है। इस जल प्रवाह को ये आपके क्या कहते हैं, इस जल प्रवाह को आपके अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। बात ध्यान में रखने लायक है। वाहिकाओं के जाल को आपके अपवाह तंत्र कहते हैं। और जो जाल हो जाता है वाहिकाओं का, ये जब जाल होता है तो इस जाल को आपकी क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है उसे आपके नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, यानी कि कहीं पर बहाकर लेके आई तो ये बहाकर लेके आ रही है तो इसे जल ग्रहण करते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में जल को ग्रहण करके बहाकर लाकर जा रहे हैं उसे आपकी क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और जो निश्चित आपके वाहिकाएँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में नदी बहती है तो ये निश्चित जगह हुई तो ये आपके अपवाह तंत्र हो गया, अपवाह हो गया। और इन वाहिकाओं के जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को आपके अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। दोस्तों अपवाह द्रोणी कहते हैं जो आपके एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र हैं, इस अपवाहित क्षेत्र को, यानी कि सहायक नदियाँ भी उसके साथ में आपके हेल्प करती हैं, उससे आपके अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है ना। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली, जैसे कि यहाँ पर एक जाड़ बिछा हुआ है, इस जाड़ को अलग करने वाली जैसे कि कोई हो गई तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे हम कह देंगे आपकी, जैसे कि अरावली विभाजक हो गया, जैसे अरावली हो गया राजस्थान में, तो इसे अपना क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। इसे जल विभाजक कहते हैं। और बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नालों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदी होती है उनके जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। और छोटी जो नदियाँ होती हैं, इन छोटी नदियों के आपके छोटी नदियाँ होती हैं उन छोटी नदियों के आपके जल संभर कहते हैं। इनके आपके जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं, जल संभर कहते हैं, जल संभर कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप देखें, अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत इसका संदर्भ क्षेत्र विशेष रूप से नदियों के ज्यामितीय रूप तथा आपके स्थानिक व्यवस्था से होता है। इसमें आपके जालीनुमा, अरीय, अपवाह प्रतिरूप ये सारे शामिल होते हैं। अपवाह प्रतिरूप इसके आपके संदर्भ क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामितीय रूप और स्थानिक व्यवस्था से होता है, जैसे कि आपके जालीनुमा हो गया, अरीय हो गया, अपवाह प्रतिरूप हो गया। मुख्य अपवाह प्रतिरूप देखते हैं। एक होता है वृक्षाकार, एक होता है अरीय, एक होता है जालीनुमा, एक होता है अभिकेंद्रित। अभिकेंद्रित जैसे कि ये आपके हो गई, आपके झील हो गई या गर्त हो गया, सांबर झील हो गई मान लो, ठीक है। तो इसमें नदी आके आके क्या करेगी, गिरेगी, तो इसे क्या कहेंगे, अभिकेंद्रित कहेंगे। यानी कि एक दिशा की तरफ बहुत सारी नदियाँ आपकी क्या केंद्रित हो रही है। जब दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी जल या गर्त, झील या गर्त में आपको विसर्जित होते हैं तो अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है ना। सांबर झील के उदाहरण देख लिया हमने। जालीनुमा में कौन से होंगी, जालीनुमा में जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, जालीनुमा कहते हैं। जैसे मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर ऐसे बही और आपके ऐसे जालियों में आकर ऐसे समकोण पर क्या है, नदियाँ मिल रही है, तो ये क्या होगा, जालीनुमा होगा। अरीय में जब पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो अरीय आपके प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अरीय प्रतिरूप का एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है कि आपके अरीय मतलब पर्वतों से निकल रही है। और जो अपवाह प्रतिरूप आपके पेड़ की शाखा की अनुरूप होता है तो उसे वृक्षाकार कहते हैं। जैसे आपके उत्तरी मैदान की नदियाँ तो वृक्ष आकार के रूप में जैसे कि फैले रहती हैं। तो ये बात यहाँ से निकल के आती हैं। भारत के अपवाह प्रणाली जल प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत महान जल विभाजक रेखा तिब्बत में मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत एवं आपके अम्बाला से होती हुई शिमला के पूर्व में एवं अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रेणियां के रूप में आपके कन्याकुमारी तक विस्तृत है। महान जल विभाजक रेखा भारत को 3 प्रमुख जल प्रवाह क्षेत्रों में विभाजित करती है। तो भारत की जो जल प्रवाह क्षेत्र है ये देखें तो भारत की महान जल विभाजक रेखा तिब्बत से क्या, मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट पर्वत तक,
कामेट पर्वत है आपके अंबाला से होती हुई शिमला के पूर्व में, शिमला के पूर्व में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ठीक है ना, जैसी आपके पर्वत श्रेणियों के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। महान जल विभाजक रेखा भारत को तीन प्रमुख आपके प्रवाह क्षेत्र में विभाजित करती है। भारत की प्रमुख अगर हम बात करें, भारत का प्रमुख जल प्रवाह देखें तो अरब सागर में तो होगा 18%, बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा परसेंट है, 77% है, 77% है। अंतर प्रवाह का मात्र 5% है, और वो भी राजस्थान में सर्वाधिक आपके अंतर प्रवाह के क्षेत्र नदियाँ पाई जाती हैं। अरब सागर में हमने देखा, अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र देखा 18%, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र देखा 77% है। इस रेखा के जिस ओर आपके जल अरब सागर में प्रवाहित होता है उसे अरब सागरीय जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जिस अपात क्षेत्र का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है उसे बंगाल की खाड़ी का अपात क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के उत्तर भाग में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल किसी खुले समुद्र की ओर प्रवाहित नहीं होता, अंतर प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में जैसे घग्गर है, काकड़ी है, कांतली शिकर में आपके हो जाएगी घग्गर, हनुमानगढ़ की साइड में बहती अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ रहने वाली हैं। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखें तो उद्गम और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर अपवाह तंत्र को तीन मुख्य रूप से भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगी आपके हिमालय प्रवाह तंत्र या फिर उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें आपके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना वगैरह हो जाएगी। प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र या दक्षिणी भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, आपके ये सारी नदियाँ होगी, ठीक है ना, दामोदर वगैरह, कावेरी वगैरह उधर होगी। अंतःस्थलीय प्रवाह में आपकी घग्गर वगैरह ये हमने बात करी, ये अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र की नदियाँ हो जाएगी। तो ये प्रमुख आपके नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जल विभाजक रेखा देखी हमने, जल विभाजक रेखा की हमने बात करी, ऐसे ये जल विभाजक रेखा है, ये क्या है, जल विभाजक रेखा है, ओके। और यहाँ से हम बात करें, नक्शा तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये नदी आपके देखने को मिल रही है, ये सिंधु नदी है, यहाँ से आपके लद्दाख में प्रवेश करती हुई, लद्दाख से होती हुई आपकी क्या है, पीओको में जाती कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती हैं। यहाँ पर ये सतलज नदी है, सतलज भी आपके चीन से ही प्रवेश करती है यहाँ पर, और शिपकिला दरा से होते हुए आपके सतलज नदी ऐसे ऐसे यहाँ पर आगे जाती है, जहाँ पर आगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास वगैरह नदियाँ मिलती है उसको। यहाँ पर ये लूणी नदी देखने को मिलेगी जो अरावली के पश्चिम में गुजरती है। वहीं से आपके एक देखें तो साबरमती नदी है, वो जाती है गुजरात से होती हुई कच्छ के आपके खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी नहीं, खंबात की खाड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स क्लियर मोर देन। माही नदी भी होगी आपके खंबात वाले साथ में, और चंबल, सिंध हो जाएगी, बेतवा वगैरह यहाँ पर बह रही है। तो ये सारे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहले नदियाँ, कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चले अब बात करते हैं अपन प्रमुख रूप से हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करते हैं। तो उद्गम स्थल देखते हैं, हिमालय में तो होता है हिमनदों से ढके हुए हिमालय पर्वत से, और आपकी प्रायद्वीपीय नदी होती है प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से होती हैं। प्रवाह प्रवृत्ति देखें तो 12 मासी होती है, हिमनद और वर्षा से जल प्राप्त करती है, और ये प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय में मानसून के वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि मौसमी होती हैं। अपवाह का प्रकार देखें तो हिमालयी नदी में आपके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मैदानी आपके भाग में वृक्षाकार, और ये आपके अध्यारोपित पुनर्युवनित नदियाँ अरीय और आपके आयताकार प्रारूप में प्रभाव बनाती हैं। नदी की प्रकृति देखें तो लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई नदियाँ अभिशीर्ष, अपर्दन और आपके नदी अपहरण मैदान में आपके जल मार्ग बदलना और विसर्प बनाना। वहीं आपके प्रायद्वीप वाली आपके सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे व निश्चित मार्ग होते हैं। उनके जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो बहुत बड़ी द्रोणी होती है इनकी, और इनकी अपेक्षाकृत छोटी होती है प्रायद्वीप पठार वालों की। नदी का आयु आपके देखें तो युवा होती, क्रियाशील और घाटियों के आपके गहरा करना, और इनके ये प्रणीत परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं जो अपने आधार तल का पहुंची हुई हैं, आधार तल जा पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत तंत्र की आपके उत्तर भारत की नदियां देखते हैं। तो उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। बेसिक्स या नॉलेज है कि उत्तर भारत की नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए तो इसे हिमालय पर्वत तंत्र कहते हैं। और भारत की उत्तरी नदियाँ, हिमालय के निकलने वाली नदियाँ आपकी नित्य वायु होती है, 12 मास आपके चलती हैं, क्योंकि शुष्क काल में भी इनका हिम पिघलता हुआ आपके जल आता है, तो ये हिमनदों से निकलती है, इस कारण से ये क्या 12 मास चलती है। वही प्रायद्वीपीय की जो नदियाँ होती है वो हमने देखा
कि भाई वो 12 मासा नहीं चल पाती, क्योंकि उनके क्या है, हिमनद वगैरह तो है नहीं, तो मौसम पे, मानसून पे बहुत डिपेंडेंट होती है वो नदियाँ। युवावस्था में होने के कारण ये नदियाँ गहरी, देखो हिमालय खुद ही युवावस्था में है, तो युवावस्था में बनी हुई ये नदियाँ है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं ये नदियाँ और अपने प्रवाह में जाती है, और घाटियाँ, गोर्ज, आपके कैनियन आदि का निर्माण अभी कर रही है, क्योंकि युवावस्था में होती है तो घाटियों का निर्माण करती है, गोर्ज यानी गड्ढे बना रही है, कैनियन विस्तृत मैदान में बहते समय ये नदियाँ आपके विसर्पाकार मार्ग से में चलती है, और आपके नौकायान हेतु उपयुक्त होती है, नौकायान के लिए उपयुक्त है। इन पर ये क्या है, नदियों के 3 प्रवाह क्रमों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सिंधु मार्ग हो जाएगा, और एक सिंधु के साथ में गंगा अपवाद तंत्र हो जाएगा, एक ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र हो जाएगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आखिरकार आगे जाकर मिलेगी, ठीक है ना, फिर जाकर आपकी किसमें, खंबात की खाड़ी में गिरेगी। सिंधु आपके अरब सागर में जाकर गिर जाएगी पाकिस्तान होते हुए, लेकिन सिंधु की भी सहायक नदियाँ हो जाएगी, जैसे कि सतलज है, झेलम है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, ये सारे आपकी इसकी सहायक नदियाँ होगी। सबसे पहले सिंधु अपवाद तंत्र के बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, सबसे बड़ी आपकी नदी द्रोणी में से एक है ये, जिसका आपको क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और भारत में इसका आपके 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। अधिकांश क्षेत्र इसका आपके पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंतर्गत आपके फंसा हुआ है। तो भारत का वर्तमान में हिस्सा तो कम ही आता है, लेकिन 3,21,289 आपको वर्ग किलोमीटर याद रखना रहेगा। इसकी आपके नदी क्षेत्रों के प्रमुख अगर हम बात करें, सिंधु नदी के द्वारा निर्मित 5 दोआब हैं, जैसे पंजाब के नाम से जानेंगे। फिर 5 दोआब आपके व्यास सतलज, व्यास रावी, रावी चिनाब, चिनाब झेलम, झेलम सिंधु, इनके बीच में होता है, और इनका नाम भी बड़ा आपके इजी पीजी है। देखो जैसे कि बिस्त दोआब पूछ लिया, तो बिस्त, ब से बिस्त मतलब ब, व्यास हो जाएगी व्यास, व्यास या व्यास, ठीक है ना। और फिर शत मतलब सतलज, क्या हो जाएगा, इस्त मतलब हो जाएगा सतलज, तो सतलज का इसमें आपके हो जाएगा समूह। जैसे कि वारी है, तो वा से आपकी व्यास हो जाएगी वापस, और रा से आपकी री से क्या हो जाएगी, रावी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर रचना, रचना में देखोगे तो र से हो जाएगी आपके रावी, चना से हो जाएगी चिनाब। फिर चाज, चा से हो जाएगी आपके चिनाब, और जय से हो जाएगी झेलम। फिर सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब आपके किसके बीच में है, झेलम और सिंधु के बीच में। सिंधु सागर आपके हो जाएगी झेलम और सिंधु के बीच में, ये प्रमुख रूप से रहने वाली। तो व्यास और सतलज के बीच में बिस्त, बारी, रचना, चाज और सिंधु सागर याद रखना बस। जब बिस्त याद कर लोगे तो नदियाँ ऑटोमेटिक, बारी आपको पता है नदियाँ ऑटोमेटिक, रचना पता है नदियाँ ऑटोमेटिक, चाज पता है नदियाँ पता चल जाएगा। सिंधु सागर दोआब याद रखना, थोड़ा नाम अलग है, झेलम और आपके सिंधु के बीच में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में आपके मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट में आपके कैलाश पर्वत क्षेत्र में एक हिमनद है, जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। आपको नाम याद रखना होगा, कहाँ से निकलती है, बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंधु नदी के आपके तिब्बत में शिंगी खबान या फिर शेरमुख कहते हैं, तो वहाँ पर इसका नाम अलग है। भारत में से सिंधु कहते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका नाम है आपकी शिंगी खबान या फिर शेरमुख कहते हैं, शेरमुख या फिर शिंगी खबान कहते हैं। सिंधु नदी की कुल आपकी लंबाई 2,880 है, 2,880 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जिसमें सिंधु नदी की आपकी भारत में कुल लंबाई है 1,114 किलोमीटर। बहुत कम पूछता है ये नदियाँ क्या किलोमीटरों के बारे में, फिर भी याद रखना जरूरी है। सिंधु नदी हिमालय पर्वत के आपके उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, हिमालय उसके उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दमचोक नामक स्थान पर आपके ये भारत में प्रवेश करती है। पूछ सकता है कहाँ पर सिंधु नदी आपके भारत में प्रवेश करती है, तो दमचोक लद्दाख में प्रवेश करती है। लेह लद्दाख इसी नदी के किनारे पर आपकी स्थित है, जो लेह लद्दाख है इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। लद्दाख और लद्दाख के सामने ये लद्दाख यहाँ पर हो जाएगी जास्कर, इस श्रेणी के बीच में आपकी कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। ये आपके लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर। पूछ सकता है लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु याद रखना होगा। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में गुंजी नामक स्थान पर आपके लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गार्ज निर्माण करती है। 5181 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है। एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में आपके चिल्लास नामक स्थान पर समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में तो दमचोक लद्दाख में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में आपके चिल्लास से, और निकलती कहाँ से है, बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और मानसरोवर झील के निकट है। आपके कैलाश पर्वत नाम सुना होगा, उसके निकट स्थित है। भारत में सिंधु नदी का अपवाद क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है।
अपवाद क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सिंधु प्रॉपर से आपके पंजाब वगैरह से नहीं बहती, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन इसका अपवाद क्षेत्र होगा, जैसे कि इसमें सहायक नदियाँ हैं वो इससे बहती है। पंच नदी आपके पंजाब की 5 नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम संयुक्त धारा को कहते हैं। संयुक्त धारा है उनको आपके क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पास डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास में डेल्टा बनाती हुई, डेल्टा मतलब इस प्रकार से आपके धाराओं में बहती हुई क्या है, गिर जाती है भाई अरब सागर में। मिथनकोट पाकिस्तान में समीप पंचनद जल आकर आपके सिंधु नदी में मिलता है। मिथनकोट पाकिस्तान के समीप पंचनद का जल, 5 नदियां जो हमने बात करी उनका आपके कहाँ पर आकर गिरता है, तो मिथनकोट है। मिथनकोट में ये आपके सारी इकट्ठा होकर इसका पानी है, पंचनद का आपके पानी मिलती है। तो पूछ सकता है पंचनद में शामिल नहीं है, तो पंचनद में हमने बात कर ली थी। 5 नदियों में व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है और सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 1 2 3 4 5 ये 5 नदियाँ इसमें आपके कहाँ पर, पाकिस्तान का मिथनकोट पर जाकर गिरती हैं। सिंधु नदी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत में से हुआ है, जैसे कि आपके गोरतांग, लद्दाख, शिगार, गास्टीन आदि। हिमालय पर्वत जैसे आपके गोरतांग, लद्दाख, शिगार, गास्टीन आदि से हुआ है। सिंधु नदी की दाईं ओर से क्या होने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ श्योक है, हुंजा है और गिलगित है, स्वात है, काबुल है, गोमत है, शंगर है, विबुआ है, नुब्रा है, कुर्रम है, तोची आदि है। तो ये क्या दाईं ओर से गिरती है, अपन को मतलब है बाईं ओर से, क्योंकि दाईं ओर से प्रमुख रूप से ज़्यादातर तो पाकिस्तान की नदियाँ हो जाएगी, जैसे श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, गोमल, शंगर, विबोआ, नुब्रा, कुर्रम, तोची, कुर्रम, नुब्रा, विबोआ, शंगर, गोमल के बाद में आपके काबुल, स्वात, गिलगित के अलावा हो जाएगा श्योक और हुंजा। सिंधु के बाईं ओर से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों में है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, द्रास, सुरू, जास्कर। ये तीनों याद रखना, बाकी सब तो पता ही है अपन को। तो ये बाईं ओर से गिरती है, कौन सी से? बाईं तरफ से गिरती है नदियाँ। शुरू बाईं ओर से शुरू होती है, द्रास्कर आपके जास्कर। तो ये हो जाएगी मानसरोवर निकट के आपके, यहाँ पर एक आपके पास में मानसरोवर के पास में राक्षस ताल झील है, वहाँ से सतलज नदी एक निकलती है। सतलज ऐसे बहती कहाँ पर जाती है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है। वहीं इसके ठेठ ऊपर से यहाँ पर आपके रावी नदी देख रहे हो, ये चिनाब नदी देख रहे हो, ऊपर से आपके जम्मू की साइड से झेलम वगैरह आती है, ठीक है ना। झेलम तो यहाँ पर जाकर पहले ही मिल जाती है, चिनाब आ रही, रावी आ रही है, ठीक है ना। और वेरीनाग की झील से आपके झेलम नदी निकलती है, ठीक है ना। और ये आपके कहाँ पर है, नुब्रा, श्योक, कहर, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल, कुंदर, आपके जो भी है सारे, गिलगित वगैरह आके मिल रही है, ठीक है ना। तो कहर तो अंदर से है, यानी कि बाईं तरफ से। देखो सबसे पहले चिनाब की बात करते हैं। 12 लापचा दर्रा सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर है ना, ये भारत में रहती है। तो भारत की प्रमुख नदियों में से है चिनाब। प्राचीन नाम इसका अश्किनी था, अस्किनी इसका प्राचीन नाम था। किसका? अश्किनी प्राचीन नाम था चिनाब का। अश्किनी इज इक्वल टू चिनाब। बोखरचू हिमनद हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी बहती है। चंद्र और भागा से दो आपके सरिताओं से मिलने से बनती है। सरिता का अर्थ होता है नदी, और यहाँ पर इन दो चंद्र और भागा, चंद्र भागा से चिनाब बनती है। हिमाचल प्रदेश में आपके कैलाश के निकट तांडी में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में आपके ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में आपके कैलाश के निकट तांडी में मिलती है। तांडी है कैलाश के निकट आपके हिमाचल प्रदेश में कैलाश के निकट तांडी में मिलती है चंद्र और भागा, जिससे चिनाब बनती है। चंद्रभागा नदी भी कहते हैं इसे, चिनाब को चंद्रभागा भी कहेंगे। अस्किनी उसका प्राचीन नाम था। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पूछे सिंधु नदी की सबसे लंबी कौन सी है, तो सहायक नदी आपकी चिनाब रहने वाली है। मिथुनकोट पाकिस्तान में ये नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। मिथुनकोट पाकिस्तान में ये नदी सिंधु नदी में मिलेगी। इस नदी पर आपके दुलस्ती, सलाल और बगलियार ये परियोजना स्थित है। दुलस्ती, बगलियार और सातब है। दुलस्ती, सलाल और बगलियार आपकी जो है परियोजना स्थित है। दुलस्ती, सलाल और बगलियार, बगलियार, सलाल और दुलस्ती, दुलस्ती, सलाल, बगलियार, बगलियार, सलाल, दुलस्ती, दुलस्ती, बगलियार, सलाल, दुलस्ती, सलाल, बगलियार। बोरिंग लग रहा है ना, लेकिन यही क्वेश्चन आते हैं। ये परियोजना स्थित है इस पर। ये आपके टोटल भारत में 1180 किलोमीटर बहती है और फिर जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपके ये जाकर क्या मिथिनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये आपके चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बंधी हैं और ये आपके तांडी नामक स्थान पर तांडी में मिलती है, ठीक है ना।
और चंद्रभागा भी इसे कहते हैं। प्राचीन नाम इसका अश्किनी था। ये आपके बोकरचू हिमनद से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंधु जल समझौते के अंतर्गत जो 1960 में हुआ था, इसमें आपके जल बंटवारा क्रमशः भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ और भारत में इसका 20 ही आपके अनुपात में आया। भारत की प्रमुख नदी होने के बावजूद भी देखिएगा भारत को सिर्फ 20 हिस्सा ही आता है 80 में से, यानी कि 100% में 20% पानी आपके भारत यूज करेगा चिनाब का। तो चिनाब सिंधु जैसी प्रमुख नदियां पाकिस्तान को चली गई, ये बात दुखद थी। फिर झेलम के बारे में बात करते हैं। 724 किलोमीटर प्रमुख रूप से भारत में बहती है। प्रमुख रूप से उद्गम शेषनाग झील पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में होती है। तो झेलम आपके शेषनाग झील पीर पंजाल में। इस नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता। क्या नाम था? वीतस्ता। वितस्ता इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। वितस्ता किसका था? झेलम था। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती हैं और शेषनाग झील पीर पंजाल श्रेणी जेके जम्मू एंड द कश्मीर, शेषनाग झील पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। यह नदी आपकी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। द नेचुरल द रिवर ऑफ स्वीट वाटर। कौन सी है? वूलर झील। भारत की वूलर झील है। इस वूलर झील का संबंध किससे है? झेलम से है। जो वूलर झील है मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई, ठीक है ना। वुलर झील हो जाएगी, समझ गए ना। नेक्स्ट अगर आप बात करें, यह नदी पाकिस्तान के पंजाब राज्य में चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब नदी में जाकर मिलती है। चिनाब आपको पता है आगे जाकर आपके पाकिस्तान में ही किस में मिलती है? सिंधु में मिलेगी। तो चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी झेलम और इनडायरेक्टली सिंधु की भी हो जाएगी। यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर में आपके शोपेर से आपके बारामूला तक झेलम नदी को क्या नौका गम्य बनाने के लिए आपके तुलबुल नौवैन परियोजना आपके स्टार्ट की गई थी। तो पूछ ये सकता है कि आपके तुलबुल का संबंध किससे है? तो तुलबुल का संबंध आपके रहने वाला है झेलम से रहने वाला है। झेलम का संबंध रहने वाला है तुलबुल परियोजना से, क्योंकि ये नौवैन की परियोजना है। इस तरीके की किशन गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी पूछ सकता है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी ना होकर इस झेलम की सहायक नदी है, ठीक है ना। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? जो पाकिस्तान के नीलम कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, किशन गंगा को नीलम कहते हैं। इस नदी पर आपके जम्मू कश्मीर में तुलबुला और उरी परियोजना निर्माणाधीन है। किसमें? झेलम पर। तो पूछ सकता है तुलबुला तो हमें याद हो गई, एक उरी परियोजना है। उरी बाबा कहाँ बाबा? झेल इसे झेलम, उरी बाबा इसे झेल, झेलम नदी, उरी बाबा तुलबुल रावी नदी के बारे में बात करते हैं। हमने बात कर दी भाई चिनाब की, हमने बात कर दी झेलम की। चिनाब की बोखरचू हिमनद से आपके प्रवेश हो रही है। शेषनाग झील के निकट पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से कौन सी निकल रही है? झेलम नदी निकल रही है। तो अब बात करते हैं किसकी? रावी की बात करते हैं दोस्तों। इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होते हैं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से। बोखरचू हिमनद से कौन निकलती है? बोखरचू हिमनद से आपके निकलती है कौन सी? हो गई आपकी चिनाब हो गई चंद्र और भागा से। लेकिन ये पर रावी है, रावी आपके रोहतांग। याद रखना, इस तरह से याद होगी वरना याद नहीं होगी। रावी रोहतांग इसे परूशनी नदी कहते हैं। अश्किनी किसे कहते थे? अश्किनी चिनाब को कहते थे। परूशनी किसे कहते थे? परूशनी नदी कहते थे आपके, परूशनी कहते थे रावी को। रोहतांग से निकलने वाली नदी को कहते थे। रावी से निकलने वाली रावी परूशनी हो जाएगी। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में बहती हुई पाकिस्तान के चिनाब से मिल जाती है। चिनाब से मिलती है पाकिस्तान में, ये भी जाकर झेलम भी चिनाब में मिल जाती है और अब आपके चिनाब हो जाएगी आगे जाकर, वही भी आपके सिंधु में मिल जाएगी। इसमें प्रमुख बांध परियोजना जैसे कि चमेरा बांध है हिमाचल प्रदेश में, थिन बांध या रणजीत सागर बांध है ये पंजाब में। थिन सागर या फिर रणजीत सागर, रणजीत नाम से पता चल रहा है रणजीत पंजाब के ही कुछ राजा महाराजे होंगे और वहीं का नाम दिखता है। अगर थिन आ गया ना थोड़ा सा समस्या होगी, बाकी रणजीत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणजीत साहब तो हमें पता है पंजाब की थे। चमेरा बांध आपकी हिमाचल में, याद रखना। चमेरा का संबंध और थिन का संबंध, चमेरा और थिन इनका संबंध किससे है? इनका रावी से संबंध है, ठीक है ना। रावी से संबंध। तुलबुल और तुलबुल के साथ में आपकी क्या? उरी बाबा और तुलबुल का संबंध किससे था? झेलम से संबंधित था। दुलस्ती वगैरह याद है ना? चिन्ना, ठीक है।
वर्तमान में रावी नदी पंजाब में आपके सागर एक परियोजना है, निर्माणाधीन है, ठीक है ना। शाहपुर कहाँ, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, शाहपुर कंडी परियोजना, ठीक है। शाहपुर कंडी परियोजना संबंध है पंजाब से, और पंजाब का संबंध तो बढ़िया है, ये रावी से संबंधित है, ठीक है। हमने चिनाब पढ़ ली, हमने झेलम पढ़ ली, झेलम के बाद हमने कौन सी पढ़ ली, रावी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं आपके प्रमुख रूप से व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास कुंड, ये तो बहुत बढ़िया बात करी कि व्यास कुंड से रोहतांग दर्रा, ये भी रोहतांग दर्रा, रोहतांग व व्यास, रावी व्यास, ठीक है, तो रावी व्यास, ओके। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, इसका प्राचीन नाम है विपासा इसका प्राचीन नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी आता है। अस्किनी किसका था, चिनाब का था। विपासा किसका है, विपासा आपके प्रमुख रूप से हो जाएगा व्यास का हो जाएगा। और हमने आपके प्रमुख रूप से अभी किसके, कौन सी, रावी का देखा था, फरूशनी, रावी फरूशनी थी, व्यास विपासा है, और आपकी अस्किनी कौन थी, चिनाब थी, और साथ में वितस्ता कौन थी, झेलम थी, वितस्ता झेलम थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। हेरी के पंजाब में नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है, तो हेरी के जहाँ पर, ये कहाँ पर मिलती है, सतलज में मिल जाती है। व्यास नदी पर स्थित परियोजना याद रखना, हेरी के बैराज, जहाँ पर आपके संगम है, हेरी के कहाँ पर है, हेरी के पंजाब में, सतलज और व्यास का संगम जहाँ पर है तो वहाँ पर हेरी के बैराज है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ही, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, पोंग बांध का संबंध व्यास नदी से है, पोंग बांध का संबंध व्यास नदी से है। व्यास में आपके कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है, ठीक है ना। पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण हुआ है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। सतलुज के बारे में बात करें तो सतलज प्राचीन नाम था शतुद्री, ये तो बिल्कुल आसान नाम हो गया, तो रट्टाफिकेशन इसका तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शतुद्री किसे कहेंगे, सतलज को ही कहेंगे। सतलज आपके चीन से आती, कहाँ से आती है, चीन से आती है, जहाँ पर मानसरोवर तिब्बत है वहाँ पर राक्षस ताल है, राक्षस ताल से ये नदी निकल के आती है, ठीक है ना। हमने सिंधु पढ़ी थी, ये बोखरचू हिमनद से आ रही थी, बोखरचू हिमनद था ना, एक सेकेंड, बिल्कुल बोखरचू ही था, लेकिन चिनाब का कौन सा था, फिर चिनाब का 12 लापचा था, मैं बोखरचू हिमनद तो नहीं कह रहा था अभी तक, अगर कह रहा तो याद कर लेना। 12 लापचा से निकलती है, कौन सी, 12 लापचा से निकलती है, ठीक है ना, 12 लापचा से निकलती है, ओके। और सतलज किससे थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सतलज पे कंटिन्यू करते हैं। सतलज राक्षस ताल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 1450, जिसमें भारत की हो जाएगी 1050। तो भारत की प्रमुख नदी में से एक है ये। आपके देखिएगा प्राचीन नाम इसका शतुद्री था। एक पूर्ववर्ती नदी है लांगचैन खम्ब या सतलज नदी शिपकिला दर्रे से, ये देखिएगा इसे लांगचैन खम्ब तो कहाँ पर कहते हैं, चीन में कहते हैं, लेकिन भारत में इसे सतलज के नाम से जानते हैं दोस्तों। और सतलज नदी प्रमुख रूप से आपके शिपकिला दर्रे से गुजरती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपकी स्थिति इसकी देखें, स्पीति इसका प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी, स्पति। 12 लापचा से कौन सी नदी निकलती है, 12 लापचा से कौन सी निकलती है, 12 लापचा से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है ना, चिनाब नदी निकलती है, ठीक है ना। रोहतांग दर्रे के पास में से, रोहतांग के दर्रे के पास में से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो प्रमुख रूप से 2 नदी निकलती हैं। एक हो जाएगी आपके रावी और रावी व्यास, ठीक है। और झेलम कहाँ से निकलती है, शेषनाग हो जाएगा, शेषनाग झील वगैरह, ठीक है। यहाँ से कौन सी झील, यहाँ पर झेलम, ठीक है, व्यास झेलम, ठीक है। सिंधु बोखरचू से कौन निकलती है, सिंधु निकलती है। और सिंधु कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, दमचौक से प्रवेश करती है। सतलज कहाँ से करती है, सतलज शिपकिला से करती है, शिपकिला, ओके। और बात करते हैं प्रमुख परियोजना की, तो नाथपा झाकरी परियोजना है हिमाचल में, भाखड़ा बांध है हिमाचल में, नांगला बांध है ये पर पंजाब में आपके। तो भाखड़ा बांध हिमाचल में हो जाएगा, और साथ में नाथपा झाकरी कहाँ पर हो जाएगा, नाथपा झाकरी हो जाएगी आपकी प्रमुख परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल में,
और भाखड़ा भी आपके हिमाचल में। नागल बांध है, ये नागल बांध कहाँ पर, पंजाब में हो जाएगी। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा आपके प्रमुख रूप से सतलज का। भाखड़ा बांध से गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। भाखड़ा से गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। यह नदी भारत पाकिस्तान सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। सारी प्रमुख रूप से चिनाब में मिल रही है, ठीक है ना, चिनाब में मिल रही है। और चिनाब फिर आखिरकार किस में मिलेगी, वो आपके प्रमुख रूप से सिंधु में मिल जाएगी जाकर। तो चिनाब की सहायक नदियों में से एक है। तो चिनाब का पानी अपन को कितना मिल रहा है, 20 अनुपात में मिल रहा है। गंगा अपवा तंत्र, अब बात आ चुकी है गंगा अपवा तंत्र की। पूरी बात हो चुकी है भाई, सिंधु जो अपवा तंत्र था उसके बारे में बात कर ली। अब बड़ा अपवा तंत्र आता है गंगा का। किसका आता है, गंगा का। उत्तरी भारत की नदियों में गंगा की बारी आती है। द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा, द्रोणी के हिसाब से भी देख लो, बड़ी द्रोणी है यहाँ पर। सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से भी गंगा भारत की आपके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी, जिसको 2525 किलोमीटर लंबाई है। 2525 किलोमीटर लंबाई है जिस नदी की, और जिसका आपके उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों की धाराओं से मिलने से। देवप्रयाग है, कौन सा, देवप्रयाग है जहां पर अलकनंदा साथ में कौन सी, साथ में हो जाएगी आपके भागीरथी। भगीरथ, और जब भागीरथ नाम आता है तो भागीरथ और अलकनंदा से मिलकर आपके कहाँ पर हो जाती हैं, देवप्रयाग से। देवप्रयाग में आपके कहाँ है, देवप्रयाग में आपके प्रमुख से ये गंगा बनती है। अलकनंदा का उद्गम होता है शतोपद हिमनद से। कहाँ से होता है, शतोपद एक हिमनद है। शतोपद हिमनद से क्या प्रमुख रूप से आपके यहाँ से निकलती है, आपके शतोपद हिमनद से अलकनंदा। और भागीरथी या गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी तो निकलती है गंगोत्री से, और साथ में आपके शतोपद हिमनद से निकलती है अलकनंदा। टिहरी नामक स्थान आपके भील गंगा भागीरथी नदी में आकर मिलती है। वो वहाँ पर टिहरी भागीरथी का आपके भागीरथी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी का संबंध भील गंगा। दोस्त यहाँ से निकल के आ रही है आपके एक प्रमुख रूप से कौन सी नदी, एक सेकंड, हाँ, ये एक नदी यहाँ से आ रही, एक नदी ऐसे आई, तो ये आपके कौन सा स्थान हो जाएगा, ये स्थान हो जाएगा देवप्रयाग। कौन सा स्थान हो जाएगा, देवप्रयाग स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से आ रही उसका नाम है अलकुबाई, अलकनंदा, ये है अलकनंदा। और अलकनंदा का आपके उद्गम कहाँ से होता है, शतोपद हिमनद से। कहाँ से होता है, शतोपद हिमनद से। उत्तराखंड से हो रहा है, सबका कल्याण हिमनद, ठीक है साहब। और ये है आपकी भागीरथी। भागीरथी में भी एक जगह पर आपकी नदी आकर मिलती है साहब, जिसका नाम हो जाएगा भीम गंगा। कौन सी हो जाएगी, भील गंगा। भील गंगा हो जाएगी। तो ये भील गंगा जाकर आकर मिलती है जिस स्थान पर, वहां पर आपके भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध। ये बांध कौन सा है साहब, ये टिहरी बांध है, ये बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, गंगा अपवा तंत्र का भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, जो भारत के लगभग 25% आपके क्षेत्रफल में फैला हुआ है। टोटल भारत के लगभग 25% क्षेत्रफल में विस्तृत है भारत का अपवा तंत्र। बहुत बड़ी बात है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर में आपके फैली हुई है। कौन सी, आपके गंगा। विंध्याचल पर्वतों को निकलकर चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ यमुना में मिलती हैं। इलाहाबाद के निकट यमुना नदी गंगा में मिल जाती हैं। प्रयागराज कहते हैं। जब आपके इस गंगा में जमुना आकर मिलती है इस तरफ से, तो ये आपके कौन सा है, प्रयागराज है। जहाँ पर गंगा जमुना मिल जाए वो प्रयागराज है। गंगा नदी पर आपके हरिद्वार के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा आपके डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा करती है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में आपके नीचे गुजरती हुई यूपी आपके यूपी के साथ में आगे जाती जाती बिहार, बिहार के बाद झारखंड, फिर आपके वेस्ट बंगाल में जाती है। बंगाल में आपके फरक्का निकट, बंगाल में फरक्का के निकट गंगा 2 शाखाओं में विभक्त होती है। फरक्का के पास आपके 2 भागों में एक आपकी हुगली की शाखा है, तो हुगली ऐसे नदी जा रहे ये आगे जाएगी, तो उससे पहले आपके फरक्का नामक स्थान से, फरक्का कहाँ से? फरक्का से यहाँ पर आपकी एक हुगली, कौन सी? हुगली, जो क्या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगा। देखिएगा दोस्त, हुगली नदी नाम से जाना जाता है। किनारे आपके कलकत्ता का बंदरगाह स्थित है। दूसरी शाखा आपके बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जो शाखा जाती है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। गंगा नदी तंत्र में आपके 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, एक कर्ण प्रयाग, एक रुद्र प्रयाग, एक आपके देव प्रयाग। देव प्रयाग की हम बात कर चुके हैं। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो उसे आपके क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपने भागीरथी, सॉरी उसे कहते हैं अपने गंगा कहते हैं। तो ये देव प्रयाग में आते हैं। तो उससे पहले भी बहुत सारे प्रयाग निकल के आते हैं। तो देखिएगा, सतोपन से निकल रही है आपकी कौन सी? विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा आई। और कामेत से आती है आपके धौली गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग पर आपकी क्या है? अलकनंदा बनती है, ठीक है ना, अलकनंदा बनती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साहब, यहाँ से आपके कौन सी नदी आ रही है? गंगोत्री है। गंगोत्री यानी गोमुख से भागीरथ आ रही है, और इसमें आपके भीर गंगा मिली तो टिहरी बांध बना। कौन सा बांध बना? टिहरी बांध बना। और फिर ये आगे चलती चलती फिर चलेगी वापस। तो एक बार उसको छोड़ो, अपन यहाँ से बात करते हैं कि सतोपन हिमसन से बद्रीनाथ, कहाँ से? बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, और कामेत से निकलती है धौली गंगा। कामेत से निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिली तो विष्णु प्रयाग पर तो उसे आपके अलकनंदा नदी बनी, ठीक है ना, अलकनंदा। जब आगे बढ़ी तो यहाँ से आपकी एक नंदा देवी है। नंदा देवी पहाड़ी से आती है आपके नंदाग्नि। कौन सी आई? नंदाग्नि आई। और ये जब नंदाग्नि मिली तो नंदाग्नि के नाम से नंद प्रयाग बनाया। तो अलकनंदा और नंदाग्नि जब मिलती है, अलकनंदा और नंदाग्नि जब मिलती है तो नंदाग्नि आपके अलकनंदा नंदाग्नि मिलने से नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग कब? जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल रही है। धौली गंगा और विष्णु गंगा से आपके अलकनंदा बनेगी नदी विष्णु प्रयाग पर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हुए आपके नंदाग्नि और अलकनंदा सब कहाँ पर मिलेगी? नंद प्रयाग पर। फिर ये अलकनंदा है ही, अलकनंदा आगे चलती एक जगह पर पिंडारी स्थान से आपके पिंडार, यानी इसे कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो पिंडार या कर्ण नदी जब मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग बनता है, ठीक है ना। तो पिंडारी मिल गई, अलकनंदा। फिर अलकनंदा आगे चलती आपकी एक स्थान आएगा जहाँ से आपके चोराबारी या फिर केदारनाथ से मंदाकिनी, ये मंदाकिनी आपके निकलती कहाँ पर आ जाएगी? रुद्र प्रयाग पे आपके यहाँ पर अलकनंदा और आपके मंदाकिनी है, ये मिल जाएगी तो ये है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आपके मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी। फिर अलकनंदा आगे चलेगी और वहाँ से हमने जो भागीरथी नदी निकाली थी गंगोत्री से, वहाँ पर आकर आपके देव प्रयाग नामक स्थान पर गंगा बन जाएगी। दोनों अलकनंदा और भागीरथी बन के गंगा बनेगी। फिर आगे जाती चली जाएगी। फिर आगे इस पर आ जाएगा हरिद्वार, आ जाएगा आपके कौन सा द्वार? हरिद्वार आ जाएगा। ये आपके उत्तराखंड का मामला है। तो देखो, विष्णु प्रयाग से धौली गंगा और अलकनंदा से, जिसे आपके विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है, ठीक है ना। इसे विष्णु गंगा भी लिखी हुई आ सकती है, ध्यान रखना। नंद प्रयाग है अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग है पिंडार और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है ना। देव प्रयाग में आपके भागीरथी और अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र के अपवाद क्षेत्र में स्थित दोआब या मैदान देखें तो गंगा यमुना का दोआब है जो गंगा यमुना की विस्तृत है। रुहेलखंड का मैदान है जो राम गंगा और गोमती की आपके मध्य है। तो गोमती और राम गंगा का संबंध रुहेलखंड मैदान से है। अवध के मैदान का गोमती और घाघरा नदी है, ये आपके अवध का मैदान है, वो निर्माण करती है गोमती और घाघरा। पूर्वी आपके उत्तर प्रदेश का मैदान है घाघरा और गंडक के मध्य। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है गंडक और घाघरा। गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य आपके सारण का मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य सारण का मैदान। मिथिला का मैदान है बूढ़ी गंडक और आपके साथ में कोसी के मध्य। और बंगाल का मैदान हो जाएगा कोसी और महानंदा के मध्य।
मृतकों के शव को जल के बहाने से गंगा नदी में आपके कोलीफॉर्म जीवाणु की मात्रा अधिक हो गई है। अन्य प्रदूषकों के द्वारा यह नदी अत्यधिक प्रदूषित होती जा रही है, जिसका रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आपके नमामि गंगे परियोजना है 2014 में। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते करते जून 2014 की बात है, ये कार्यक्रम चला, आज तक साफ नहीं हुई है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का आपके विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, वन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम, ये सारे प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। ये कार्यक्रम की क्या थे, प्रमुख मुख्य स्तंभ है, ठीक है ना, जिसमें आपकी क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी, नदी के किनारे का विकास होगा, नदी सतह का सफाई होगी, जैव विविधता बढ़ेगा, वनीकरण कराएंगे, जन जागरूकता होगी, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी करेंगे और गंगा ग्राम बनेगा। तो प्रमुख रूप से हमने देखे दोआब क्षेत्र थे, दोआब में हमने गंगा यमुना देखा, दोआब नाम से पता चलता है। रुहेलखंड का हमने देखा गोमती और साथ में रामगंगा है रुहेलखंड, रुहेल और साथ में गोमती। अवध की हमने बात करी, तो अवध में कौन सी हो जाएगी, अवध में आपकी गोमती के साथ में कौन सी हो जाएगी, घाघरा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा घाघरा और गंडक। सारण का मैदान हो जाएगा गंडक और बूढ़ी गंडक, और मिथिला में हो जाएगी बूढ़ी गंडक और कोसी। पश्चिम बंगाल का आपका मैदान हो जाएगा कोसी और महानंदा। ऐसे बन रहा है, गंगा यमुना रामगंगा गोमती घाघरा, घाघरा गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक कोसी, कोसी महानंदा, ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। गंगा यमुना रुहेलखंड, अवध का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये चीजें गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में देखेंगे। एक तो दाईं तरफ से आके गिरती है नदी, एक आती है बाएं तरफ से, यानी कि उत्तर की तरफ से। उत्तर की तरफ से आ रही है, जैसे कि रामगंगा देखा, गोमती देखा, घाघरा देखा, गंडक देखा और साथ में आपके कोसी देखा और महानंदा देखा। तो इनके मध्य आपके प्रमुख रूप से हमने बात करी थी कि रामगंगा और साथ में आपकी गोमती के बीच में कौन सा है। पहले तो गंगा यमुना का देखा, तो गंगा यमुना का दोआब हो गया। इसके बीच में आपके रुहेलखंड का आपके दोआब है, रुहेलखंड का दोआब हो गया। गोमती और घाघरा है, गोमती और घाघरा के बीच में किसका है, गोमती और घाघरा में अपन ने देखा था वैसा लेट्स क्लियर मोर देन वाई आई अवध, ठीक है ना, अवध है, गोमती और घाघरा के बीच में अवध है। फिर घाघरा और आपके प्रमुख रूप से घाघरा और गंडक के बीच में, घाघरा और आपके गंडक के बीच में हो जाएगा उत्तरी पूर्वी का यूपी का मैदान। फिर घाघरा के बाद गंडक हो जाएगा, घाघरा गंडक का संबंध। फिर गंडक और आपके कोसी का मध्य, गंडक और कोसी के मध्य हो जाएगा, नहीं बीच में आपके बूढ़ी गंडक भी आएगी ना। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान हो गया और सारण का मैदान हो जाएगा, गंडक और बूढ़ी गंडक। गंडक के साथ में यहाँ पर क्या है, हो जाएगी एक बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में आपके एक मैदान हो जाएगा, तो ये पूर्वी मैदान हो गया, उत्तरी हटा दो, पूर्वी मैदान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारण या फिर कोई और कुछ है, वापस क्लियर करते हैं अपन, क्या इस चीज़ की अब जल्दी हो रही थी। सारण का मैदान सही है, सारण का मैदान हो जाएगा, सारण का मैदान किसका, सारण का मैदान हो जाएगा। फिर मिथिला का मैदान हो जाएगा बूढ़ी और कोसी के बीच में, किसका, मिथिला का, मिथिला। और फिर हो जाएगा आपके बंगाल वाला, ये कोसी और महानंदा के बीच में, पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है, दोआब। तो सारी चीज़ें क्लियर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा उस तरफ से आ रही है नदियाँ। और यहाँ से आपकी यमुना है, यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ वो पढ़ेंगे। सोन आ रही है, पुनपुन आ रही है, चंबल है, दामोदर है, टोंस और तमसा है। टोंस और आपके तमसा नदी हो जाएगी। यमुना, सोन, पुनपुन, चंबल, दामोदर, टोंस और साथ में तमसा, टोंस तमसा, ठीक है ना। नेक्स्ट रामगंगा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो कि यहाँ किस तरफ से आपके आ रही है, बाएं तरफ से आ रही है। किस तरफ से, बाएं तरफ से आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऐसे नदी बह रही है गंगा में, यहाँ से आ रही है वो है आपके बाएं तरफ से, यहाँ से जो जा रही है वो है दाएं तरफ से, नीचे से जा रही है वो दाएं तरफ से, ठीक। ये 596 किलोमीटर लंबी है। दूधा तोड़ी पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड से आपके इसका उद्गम हो रहा है। दूधा तोड़ी की पहाड़ियों से आपके कौन से हो रही है, रामगंगा हो रही है। इसके समीप उत्तराखंड में आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित है। क्या है, गैरसैंण स्थित है, गैरसैंण स्थित है।
किसके, रामगंगा के निकट में ही रामगंगा है, ठीक है ना। दूधा तोड़ी पहाड़िया उत्तराखंड, दूधा तोड़ी पहाड़िया उत्तराखंड से रामगंगा आपके जिम कॉर्बेट पार्क सुना हुआ है ना, इससे होकर गुजरती है। रामगंगा का संबंध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हो जाएगा। कनौज यूपी में आके समीप आपके गंगा नदी में मिलती है, तो कनौज यूपी में गंगा नदी में मिल जाती है। कुल मिलाकर रामगंगा जो आपके बाएं तरफ से आकर गिरने वाली नदियों में से, जिसके आपके दूधा तोली पहाड़िया उत्तराखंड से जिसका उद्गम होता है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के पास में स्थित है। नदी जिम कॉर्बेट आपके नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। कनौज यूपी में इसका समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में बात करें तो जो आपके उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमताल या फिर फूलर झील से, फूलर झील कह सकते हैं। गोमत ताल आपको तो याद रह जाएगी, फूलर झील, फूलर झील से आपके निकलने वाली नदी है, तो फूलर झील का संबंध इससे है। अवध के मैदान की प्रमुख नदी है, अवध से संबंधित है इसका, और साथ में आपके रुहेलखंड से तो है ही। गाजीपुर यूपी से आपके समीप गंगा में मिलती है, गाजीपुर यूपी में, और इसके किनारे पर लखनऊ और जौनपुर शहर बसा हुआ है। गोमती का संबंध हो जाएगा लखनऊ और जौनपुर से, लखनऊ और जौनपुर। उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है फूलर झील से। घाघरा नदी के देखें बात करें तो ये आपके तिब्बत के पठार से आती है घाघरा, और ये माचपा चुंग हिमनद से आती है। कहाँ से आती है, माचपा चुंग से आती है। कहाँ से आती है, माचपा चुंग से आती है, जो कि तिब्बत में है। कौन सी नदी है, घाघरा नदी है, तिब्बता नहीं तिब्बत, चलो। और घाघरा तकरीबन 1000 कुछ इसकी आपके लंबाई रहने वाली है, 1080, और चिरसानी नेपाल स्थान पर गहरे गर्ज का निर्माण करती हैं। चिनसानी नेपाल में गहरे गर्ज का निर्माण करती हैं घाघरा गहरा निर्माण करे चिनसानी नेपाल में। अन्य नाम है कर्णाली, नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं इसे। उत्तराखंड और नेपाल सीमा का निर्धारण करती है, उत्तराखंड है और नेपाल सीमा का, उत्तराखंड और साथ में नेपाल सीमा है, इसका निर्धारण करती है। उत्तराखंड के साथ में नेपाल सीमा का निर्धारण करती है, उत्तराखंड और नेपाल सीमा का निर्धारण करती है घाघरा, उत्तराखंड और नेपाल के। छपरा बिहार में गंगा में मिलती है, छपरा जो बिहार में स्थित है उसमें यहाँ पर आपकी गंगा नदी में मिलती है। किस पर, हर हर गंगा में मिलती है। प्रमुख सहायक नदियों में शारदा, सरयू, राप्ती, छोटी गंडक, शेती, बेरी, तिला आदि प्रमुख है। किसकी, घाघरा की सहायक नदी है शारदा, सरयू, राप्ती, छोटी गंडक, शेती, बेरी, तिला, ठीक है ना। शारदा, सरयू, राप्ती, छोटी गंडक, शेती, बेरी, तिला आदि। अगर अगली हम बात करें महानंदा की, किसकी, महानंदा के बारे में बात करते हैं। महानंदा आपके 360 किलोमीटर में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा है जो अंतिम सहायक नदी है आपके बाएं तरफ से धौलागिरी पर्वत से, आपके मुस्टोंग हिमनद से, धौलागिरी पर्वत पर आपके मुस्टोंग हिमनद से एक गंडक नदी भी निकलती है जो आपके काली गंडक और त्रिशूल गंगा धाराओं से मिलने से बनती है। नेपाल में काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है नदी घटना आपके पटना में समीप सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, पटना के समीप सोनपुर में गंगा में मिल जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में से आपके नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, मैदानी क्षेत्र है उसमें आपके नारायणी के नाम से भी जानते हैं। कोसी की बात करते, कोसी 729 तिब्बत के पठार से निकलती है कोसी, और गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। नदी के नेपाल में 7 नदी धाराओं से मिलने से बनती है। नेपाल इसे सप्तकोशिकी कहते हैं, क्यों कि 7 धाराओं से बनती है इसलिए सप्तकोशिकी कहते हैं कोसी को। और गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है, सर्वाधिक गंगा नदी में अवसाद कौन से लाती है, तो सर्वाधिक अवसाद आपकी कोसी लेके आती है। कोसी नदी मार्ग पर आपके परिवर्तन और बाढ़ विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यमुना के बारे में बात करेंगे, और आपके बिहार का बंगाल का शोक कौन है, बंगाल का शोक आपके दामोदर है। कौन सी है, दामोदर है, ठीक है। यमुना के बारे में बात करते हैं, यह वाले प्रमुख रूप से अब बात करते हैं बाएं तरफ से नहीं, अब दाएं तरफ से जो नदी आई है उसके बारे में बात करते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वाली है यमुना, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, ठीक है ना। यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ की श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपूछ श्रेणी यमुनोत्री हिमनद। यमुना की सहायक नदियों में देखें उसके भी दाएं बाएं की तरफ से गिरती है, तो दाएं तरफ से पहले बाएं तरफ की बात करते हैं। हिंडन, टोंस, सिरसा, टोंस और हिंडन ये प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी, बाएं तरफ से यमुना में गिरेगी। गिरी हो जाएगी
ठीक है। वैसे गिरी ऐसे लिखा जाता है शुद्ध तो, गिरी ऐसे। गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। कैन आ जाएगी, बेतवा आ जाएगी, सिंध आ जाएगी, चंबल, गिरी ये यमुना में गिरेगी। तो ये गंगा नदी है, ये संगम हो रहा है गंगा में यूपी। ये है कहाँ पर हो जाएगा आपके, प्रयागराज है। ये संगम जहाँ पर होता है उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। तो एक चंबल है जो एमपी से निकलती हुई आ रही है, चंबल के साथ में आपकी इसके एक शिप्रा नदी आएगी, वो भी एमपी से निकलेगी। वो दोनों मिलकर आपके इटावा, इटावा नामक स्थान यूपी में, इटावा में आपकी कहाँ है, इटावा क्षेत्र में जाकर यमुना में मिलती है। सिंध एमपी से आ रही जो यूपी में मिलेगी, बेतवा एमपी से आ रही यूपी में मिलेगी, कैन भी आपकी यूपी से आ रही है, आपकी किस में मिलेगी, सॉरी एमपी से आ रही है, यूपी में मिलेगी यमुना से। तो कैन, बेतवा, सिंध, शिप्रा, चंबल। यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली से प्रभावित होती हुई प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपके गंगा में मिलती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, भारत के प्रदूषित नदियों में से एक है भाई साहब। यमुना की सहायक नदियों में प्रमुख परियोजना स्थित है, टोंस नदी पर, गिरी नदी पर, यमुना नदी पर। तो किसान परियोजना स्थित है टोंस नदी पर, जो किस तरफ से आ रही है, बाएं तरफ से गिर रही है। रेणुका जी परियोजना जो गिरी नदी पर स्थित है, रेणुका जी परियोजना ये भी बाएं तरफ से आ रही है। और लखवार परियोजना जो यमुना नदी पर खुद पर स्थित है, लखवार परियोजना। अमरकंटक की पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश से गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जिसका नाम है सोन। सोन अमरकंटक से निकलती है और सोनपुर आपके पटना बिहार के समीप गंगा नदी में मिलती है। पटना बिहार के निकट आपके कहाँ पर मिलती है, समीप गंगा में मिलती है सोन। सोनपुर अमरकंटक से निकलती है और इस नदी में बेसिन में सोन प्लेसर निक्षेपण स्वर्ण नदी पाए जाते हैं। बेसिन में सोने के प्लेसर आपके निक्षेप पाए जाते हैं। इसकी भी सहायक नदियां हैं रिहंद और कोयल। रिहंद और कोयल का संबंध है आपके सोन से, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है खुद, और जिसकी रिहंद और कोयल से संबंधित है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया, जिसकी गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण हुआ है, जिससे क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर पर आपके जलाशय का निर्माण हुआ है। फिर है चंबल। चंबलू आपके जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। एमपी से बाद राजस्थान में बहती हुई नदी यूपी में आपके मिलती है इटावा में। इस नदी पर अपनी उत्कात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल खड्ड आपके बनाते हैं, कहा जाता है जिन्हें। फिर दामोदर के बारे में बात करते हैं, जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से निकलती है। 1292 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है ना। और यह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में ब्रंश घाटी में बहती हुई पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली एक प्रकार की आपकी गंगा ही है। वैसे इनमें कोयला आपके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका बेसिन। इस नदी के कारण बंगाल में क्या है, बाढ़ आती है, जिस कारण से इसे बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। सहायक नदियों में बराकर और आपके कोनार हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बराकर और आपके कोनार हैं, बराकर और कोनार हैं। इस नदी पर आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित आपके की गई है। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना आपकी विकसित की गई है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना विकसित की गई है। यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेसी घाटी आपकी यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित की गई है। दामोदर घाटी परियोजना निर्मित बांध है कोनार, मेथेन और पंचेत। कोनार, मेथेन और पंचेत। तो ये प्रमुख रूप से दामोदर नदी हमने देखी, जो आपके दाएं तरफ से गिरने वाली सहायक नदियों में से एक है, जो प्रमुख रूप से हुगली में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोयला का उत्पादन इस पे होता है। ये बंगाल का शोक कहलाती है, क्योंकि बंगाल में बाढ़ लाती है। बराकर और आपके कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। बराकर और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित की गई है और यहाँ पर इस परियोजना में निर्मित बांध है कोनार, मेथेन और पंचेत, मथेन, मेथेन और साथ में कोनार का संबंध दामोदर से निर्माण है। 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, जो आपके जनापाव की पहाड़ी यूपी एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई यूपी में यमुना में मिलती है। सोन नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलने वाली दाहिने ओर से नदी रहेगी, जो आपके अमरकंटक पहाड़ी एमपी से निकलती है। समीप इसमें आपके सोनपुर पटना बिहार के समीप गंगा में मिलती हैं, सोनपुर पटना में मिलती हैं। और नदी के बेसिन सोने के प्लेजर निक्षेप के पाए जाते हैं। सहायक नदी में रिहंद और कोयल है। रिहंद और कोयल पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध निर्माण है, जिस पर आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके जलाशय का निर्माण हो रखा है। 748 इसकी लंबाई रहने वाली है। सब आपके यमुना की सहायक नदियों पर परियोजनाएं चलती है, जैसे किसान परियोजना जो टोंस नदी पर है। यमुना में बाईं ओर से गिरने वाली नदी एक और है, जिसपे गिरी नदी है, जो आपके रेणुका जी परियोजना है।
रेणुका जी का संबंध गिरि से है। किसान परियोजना का टोंस नदी पर है। लखवार परियोजना यमुना नदी पर है। लखवार यमुना नदी पर स्थित है। वहीं आपके यमुना उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा में मिलती है, जिसकी आपके जो सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। इसकी सहायक नदियों में देखें तो इसकी सहायक नदियों में गिरि, चंबल, आपके सिंध, बेतवा और कैन, बेतवा, कैन, सिंध, चंबल, गिरि, ये सारी दाएं ओर से गिरती हैं। ठीक है ना। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से बाएं तरफ से आपके हिंडन, टोंस और सिरसा, टोंस, हिंडन और सिरसा गिरती हैं। यमुना बंदरपुर श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। कोसी नदी जो तिब्बत के पठार से निकलती है, गंगा के बाएं तरफ से आपके मिलने वाली नदी है। ठीक है ना। 7 नदी धाराओं से मिलती हैं। नेपाल में जिसे सप्तकोशिकी कहते हैं, और यहाँ पर गंगा में सर्वाधिक अवसाद लाने का काम करती है, और ये बिहार का शोक है कोसी। 729 इसकी लंबाई है। गंडक धौलागिरी पर्वत आपके मुस्टोंग हिमनद से निकलती हैं। काली गंडक और त्रिशूल गंगा धाराओं से मिलने से बनती हैं नेपाल में। कौन सी गंडक नदी? काली गंडक और त्रिशूल गंगा से। सोनपुर में गंगा में मिलने का काम करती हैं, और मैदानी क्षेत्रों पर नदी को आपके नारायणी नाम से भी जाना जाता है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा। रामगंगा हमने बात करी थी। गोमती की हम बात करी थी। गोमती की कुछ खास बातें नहीं रही। घाघरा की बातें थी। घाघरा की हमने बात कर ली, जो माचपा चुंग हिमनद से निकलती है, चिंसानी के स्थान पर गर्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के आपके मैदान के बारे में, अपवाद क्षेत्र है उसके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह नदी आपके कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, तिब्बत के पठार के निकट स्थित चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के पूर्वी छोर पर आपके जाती हुई पूर्वी छोर तक जाकर आपके यहाँ पर सांगपो नामक, या फिर आपके तिब्बत में इसे यरलुंग जंगबो या फिर सांगपो नाम से जाना जाता है। हिमालय नामचा बरवा के निकट आपके यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सियांग और आपके फिर दियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। पहले सियांग फिर दियांग, उससे पहले आपके यरलुंग, जंगबो और सांगपो के नाम से जानी जा रही थी, और ये सियांग और फिर दियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बाएं तट पर दिबांग और लोहित और दिसांग नदियां आकर मिलती हैं। इस पे दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आपके बहते हुए बाएं तट पर इस पे दिबांग, लोहित और दिसांग नदी आपके आकर मिलती हैं। सियांग फिर दियांग नाम से जानते हैं, और इसमें दिबांग, लोहित और दिसांग नदियां मिलती हैं। बाद में इस नदी को असम के ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, और यह आपके अपातंत्र में भारत के उत्तरी पूर्वी विस्तृत है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है आपके 2900 किलोमीटर, जो भारत में है 1916 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर आपकी गुम्फित जल मार्ग बनाती है, जिसपे कुल बड़े आपके कुछ बड़े द्वीप है, जिसे वो नदी द्वीप कहते हैं। और असम में ही स्थित मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा आपके अवसादीय नदी द्वीप है, भारत की सर्वाधिक जल मात्रा वाली नदी है। भारत की सर्वाधिक जल मात्रा वाली नदी ये रहने वाली है। ठीक है ना। और यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह लाइन क्यों मिस कर दी किसी ने? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से। चलो कर्म फूटे जिसने करी, मैंने बता दिया। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से मिलने वाली नदी है तिस्ता, मानसी, बरेली, शनकोश, कामेग, सुबनसिरी। यह है आपके तिस्ता, मानस, बरेली, शनकोश, कामेग, सुबनसिरी, कामेग, शनकोश, बरेली, मानस, तिस्ता, मानस। ये देखो यहाँ पर तिस्ता है, और उस तरफ आपके ताप्ती नदी होगी, जो नर्मदा के नीचे से निकलती, नीचे से मतलब नीचे बहती है दिशा में, दक्षिण दिशा में। तिस्ता, मानस, बरेली, शनकोश, कामेग, सुबनसिरी आदि प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से गिरने वाली। बाईं तरफ से देखें तो प्रमुख रूप से लोहित है, दिबांग है, जिसे शिकांग के नाम से जानते हैं, बूढ़ी दिहिंग है, धनिश्री है, कपिली है, प्रमुख सहायक नदी है। ये आपके देखो चेमा युंगदुंग हिमनद से आपके सांगपो के नाम से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपके आगे बहती भारत में प्रवेश करेगी, सियांग वगैरह के नाम से जानी जाएगी, दिहांग वगैरह इसमें मिलेगी। तो ये इसका प्रमुख रूप से रहने वाला है नक्शा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपके असम में बाढ़ लाने का काम करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा में मिलने के बाद पनवा नदी, और मेघना से मिलने के बाद इसे मेघना नाम से जानते हैं। मेघना से मिलने के बाद मेघना, गंगा से मिलने के बाद पद्मा, बांग्लादेश में जमुना, और साथ में ब्रह्मपुत्र में कहते हैं असम में, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में,
लोहित नदी ये पूर्वी तिब्बत के आपके च्यालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। च्यालचू पर्वत श्रेणी से आपके तिब्बत की पहाड़ी से निकलती है और ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई लोहित नदी किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। सुबनसिरी है जो भी आपके तिब्बत के पठार से हैं, कुल लंबाई 442 है। 192 किलोमीटर आपके अरुणाचल प्रदेश और 100 किलोमीटर आपके असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो टोटल 392 किलोमीटर आपके भारत में बहने के बाद सुबनसिरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि तिब्बत के पठार से आती नदी है। तिस्ता सिक्किम में से आके निकलती है। तिस्ता का संबंध सिक्किम से है। तिस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान में मार्ग परिवर्तन के बाद में ये जमुना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल नगर इसी पर आपके स्थित है। जलपाईगुड़ी जो स्थान है वो इसी नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर जलपाईगुड़ी बहुत फेमस हुई थी। आजकल पूछ सकता है किस नदी पर आपकी स्थित है, किस किनारे पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि आपके सिक्किम से निकलती हुई है। बराक नदी मणिपुर में आपकी मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में निकलती हुई तथा मेघना नदी में मिल जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में मेघना के मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। बराक नदी है ये बराक नदी मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और मेघना नदी मिल जाती है। बराक मणिपुरी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और मेघना नदी में मिल जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में मेघना मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बात प्रमुख रूप से किसकी थी? ये बात थी अपने नदी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये टोटल हिमालय की जो नदियाँ थी, हिमालय क्षेत्र या उत्तरी मैदानी भारत की नदियाँ थी, ये नदियाँ हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतः प्रवाह की नदी की। किसकी बात करते हैं? अंतः प्रवाह की नदियों की बात करते हैं। अगर बात दे रखा है तो अच्छी बात है, वरना तो क्या ही पढ़ेंगे। झीलें दे रखी हैं, पेरियार वगैरह, अंतः प्रवाह की नदियाँ। नहीं दे रखी क्या? चलो प्रायद्वीपीय प्रवाह की नदियाँ देखते हैं। प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? प्राचीन है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का आपके हिस्सा है। गोंडवाना लैंड खुद आके जब टकराया था तभी तो हिमालय बना था, तो ऑब्वियसली बात है इसकी नदी प्राचीन होनी चाहिए थी। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। तो पश्चिमी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय पठार का आपके सामान्य ढाल पूर्व और दक्षिणी पूर्व की ओर है। तो सामान्यतः नदियाँ किस तरफ जाती हैं? पूर्व की तरफ ही जाती है ना, इस तरफ पूर्व और दक्षिणी पूर्व की तरफ है। नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि इस तरफ ढाल है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तभी तो 78% तक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। नर्मदा ताप्ती नदियाँ ढाल की स्थिति इसके विपरीत है। तो नर्मदा और ताप्ती जो प्रमुख रूप से इसके विपरीत हैं। नर्मदा तो आपके सतपुड़ा और आपके विंध्याचल की श्रेणियों के बीच में से निकलती हैं, और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी निकलती है? ताप्ती नदी, जो आपके अरब के सागर में गिरती है जाकर। ये समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। समांतर अपवाह प्रतिरूप का क्या है? उदाहरण है। यहाँ की नदियाँ आपके अनुवर्ती अध्यारोपित और पुनर्युवनित अपवाह श्रेणी वाली एक अर्य और आयताकार आपके अपवाह प्रारूप है। अर्य और आयताकार है। इस नदी तंत्र को आपके नदियाँ प्रौढ़ावस्था में और सुसमायोजित घाटियों से छोटे और निश्चित मार्ग में बहती हुई हैं। ठीक है ना। यह बात हमने पहले ही देख ली थी इसकी विशेषता में। इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बेसिन छोटा है। यहाँ की नदियाँ प्रवणित आपकी परिच्छेदित वाली हैं। आधार तल बहुत आपके तल तक पहुँचा हुआ है। पश्चिमी घाट पश्चिमी ढाल से कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी घाट है ये, और इसके पश्चिमी ढाल से कई आपके प्रमुख छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, जो तीव्र ढाल बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। तो पश्चिमी घाट के आपके पश्चिम घाट में पश्चिम से निकलकर कुछ नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं जाकर बहुत तीव्र गति से। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख रूप से एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अरब सागर में गिरती है वो तो बनाती हैं एस्चुरी आपके ज्वार नदमुख, जैसे नर्मदा ताप्ती वगैरह हो गया। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदियाँ डेल्टा बनाती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो वो बनाती है ज्वार नदमुख या एस्चुरी, और ये बनाती है आपकी नदियाँ डेल्टा बनाती है। जैसे गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये देखो प्रमुख रूप से नदियाँ रही हैं। जो देखो यहाँ से साबरमती आ रही हैं, और ये माही नदी
यहाँ से आपके नर्मदा और आपकी ताप्ती। ठीक है, ये तक किस में गिर रही है भाई, ये गिर रही है प्रमुख रूप से आपके, ये गिरती दिख रही है अपन को अरब के सागर में। वहीं आपके सबसे देखो यहाँ पर दामोदर नदी है जो हुगली में गिर रही है। ठीक, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा के बाद में महानदी देखने को मिल रही है, महानदी है। यहाँ पर आपके गोदावरी देखने को मिल रही है जिसमें आपके पैनगंगा, ये गोदावरी चल रही है, पैनगंगा, और ये वैनगंगा सी दिखती है, पैनगंगा वैनगंगा, और यहाँ पर ये मेजरा। ठीक है ना, ये कृष्णा है, कृष्णा में आपके प्रमुख रूप से भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा देखने को मिल रही है। ये पेनार नदी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये कावेरी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपके भवानी देखने को मिल रही है कावेरी में ही। ये जेंगई नदी देखने को मिल रही है, ये पेरियार नदी देखने को मिल रही है, ये वेमजाद नदी है, झील सॉरी, और यहाँ पर चले अब एक एक करके विशेष तौर से देखते हैं इनकी। प्रायद्वीप भारत में प्रायद्वीप भारत में स्वर्ण रेखा देखो बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर क्रम देखें तो स्वर्ण रेखा सबसे पहले, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेंगई। तो स्वर्ण रेखा ऊपर है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेनार है, फिर कावेरी है, फिर वेंगई है। तो पूछ सकता है क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम जमाइए, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी ऊपर है, ठीक है ना, गोदावरी के बाद भी कृष्णा है, कृष्णा के बाद पेनार है, पेनार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद वेंगई है। मानचित्र के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी आपकी क्या है, सबसे उत्तरी भाग की ओर, तथा वेंगई नदी सबसे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में आपके दक्षिण नदियों में दो वर्गों में बांटी जा सकती हैं, एक बंगाल की खाड़ी वाली है और एक आपके अरब सागर वाली है। तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की नदियां बहुत ही बड़े संख्या में अपनी सहायक नदियों के साथ में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस क्रम में आपके दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, भीमा है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेनार है, पालार है, कावेरी है, वेंगई है आदि सम्मिलित है। तो दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, पालार, कावेरी, वेंगई आदि नदियां सम्मिलित होती है, जो कि आपके किस में जाकर गिरती हैं, अरब की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, पालार, कावेरी, वेंगई। ठीक है ना। आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछ रहे तो याद रखना स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वेंगई। नेक्स्ट देखिएगा, ये यहाँ पर देखिएगा, ये स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपर्णी। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके उत्कल तट, जिसमें स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी ये क्रम है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर गोदावरी है यहाँ पर आकर गिर रही है, गोदावरी, फिर कृष्णा आके गिर रही है, फिर पेनार, कावेरी काफी नीचे है, फिर नेगई आपके वेंगई, फिर ताम्रपर्णी। ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, लेकिन गिरती कहाँ पर है, गिरती है आपके डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी में कुल आपकी लंबाई देखें तो गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई है, बहुत पवित्र नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी तो नदी है गंगा 2500 सॉरी फॉर दिस, और देखिएगा सबसे लंबी नदी तो 2525 किलोमीटर से गंगा, फिर दूसरे पे है 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी है, जो भारत की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और प्रायद्वीप भारत की तो सबसे लंबी हो जाएगी। भारत के दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, तो दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण भी यही करती है। आयु, आकार, विस्तार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा भी कह दो इसे, या दक्षिण की गंगा भी कह दो, क्योंकि आयु, आकार, विस्तार और लंबाई के कारण। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय नदी डेल्टा बनाती है। गोदावरी की सहायक नदी में याद रखना पूछ सकता है पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, जो प्राणहिता के नाम से जानती है। ये सारी नदियाँ प्राणहिता वाली अपनी सहायक नदियाँ रहेगी, जो प्राणहिता की सहायक नदियों के रूप में आती है। प्राणहिता के सहायक रूप में पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा ऐसा पूछेगा, गंगा आपके ऑप्शन में देके पूछेगा ताकि आप फंस जाओ।
दामोदर की सहायक नदियाँ होगी, सॉरी आपके गोदावरी की सहायक नदी होगी, ठीक है ना। पूर्णा है, इंद्रावती है, मानेरी है, ताल है, शबरी है। शबरी की सहायक नदी आपकी शिलेरू है, परवारा है और मंजरा है। तो मंजरा, परवारा, शबरी, ताल, मानर, इंद्रावती, वेनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पूर्णा, इनका सभी का संबंध गोदावरी से है। किससे? गोदावरी से संबंध रहने वाला है। गोदावरी से आपके पूर्णा, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, आपके मांद्रे, ताल, शबरी, शिलेरू, प्रवरा और मंजरा। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजरा, ठीक है ना, जिसमें आपकी इंद्रावती, वैनगंगा, वर्धा, पूर्णा आके गिर रही है, देखो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और कोलेरू झील है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। गोदावरी में स्थित प्रमुख बांध और परियोजना देखते हैं। बांध और परियोजना देखते हैं जो गोदावरी नदी पर स्थित हैं। तो आपके बाती मेला परियोजना है, और निजाम सागर बांध है, पोलावरम बांध है। ये कहाँ पर है सारे देखेंगे, पहले नाम देखते हैं अपन। प्रमुख जलप्रपात देखो तो चित्रकूट जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात है जो उड़ीसा, सिलेरू नदी और इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, जो आपकी क्या है प्रमुख जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुदुमा जलप्रपात है, ओडिशा में है, सिलेरू नदी पर है। सिलेरू नदी पर आपके ओडिशा में दुदुमा जलप्रपात है। दुदुमा जलप्रपात है, दुदुमा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात सहायक नदी इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। दुदुमा जलप्रपात सिलेरू नदी ओडिशा। प्रमुख जल आपके प्रपात हैं ये। और परियोजना में वापस आ जाइएगा। बाती मेला का सिलेरू नदी ओडिशा से संबंध है, जो कि आपकी बाती मेला सिलेरू किसकी सहायक नदी है? आपकी गोदावरी की सहायक नदी। मंजरा और आपके तेलगंगा है। तेलगंगा पर मंजरा नदी और तेलंगाना, कहाँ पर है? तेलंगाना पर आपके हो जाएगी निजाम सागर बांध। निजाम सागर है तेलंगाना में। बाती मेला परियोजना है उड़ीसा में। और पोलावरम बांध है जो आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी पे आपकी स्थित है। पोलावरम बांध गोदावरी आंध्र प्रदेश, निजाम सागर बांध तेलंगाना, मंजरा नदी, ठीक है। और बाती मेला परियोजना सिलेरू नदी ओडिशा। चलो एक बार से वो नदियाँ एक बार ड्रॉप करते हैं, फिर आगे देखेंगे वो, ठीक है ना। देखो अब नदी है और प्रमुख नगर देखते हैं, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा रिलैक्सिंग होना चाहिए, नदियाँ बहुत देख ली ना। देखो यमुना पे आपके दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है और इटावा स्थित है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। गंगा पर हरिद्वार है, इलाहाबाद है, कानपुर है। हरिद्वार सुना, इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर है और पटना है। भागलपुर, पटना, वाराणसी, कानपुर वगैरह सारे इस पर हैं। भागीरथी पर है उत्तरकाशी। भागीरथी पर क्या है? उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी। मूसी पे है हैदराबाद। हैदराबाद पर क्या है? मूसी पे क्या है? मूसी पे हैदराबाद है, मूसी हैदराबाद। प्रदूषित नदियों में से एक है मूसी, ठीक है ना। कृष्णा है आपके विजयवाड़ा। विजयवाड़ा का संबंध हो जाएगा कृष्णा से। कृष्णा विजयवाड़ा। गोदावरी में से हो जाएगा नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। गोदावरी पे हो जाएगा नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम पे श्रीनगर है, सिंधु पर लेह है, सतलज पर लुधियाना है। लुधियाना का संबंध किससे है? सतलज। साबरमती पर अहमदाबाद और गांधीनगर है। गोमती पर लखनऊ है, हमने देखा था। ताप्ती पे सूरत है और बैतूल है। ताप्ती कौन है? सूरत और बैतूल है। स्वर्ण रेखा पर है जमशेदपुर। इंद्रावती पर जगदलपुर रहने वाला है। नर्मदा पर आपके जबलपुर है नर्मदा पर। जगदलपुर है इंद्रावती पर। शिपा पे है उज्जैन। शिपा नदी पर आपके कौन सा है? उज्जैन है शिपा पर। ये क्या शिप्रा था? शिप्रा, ठीक है। रामगंगा पर बरेली। मंदाकिनी पर रामबाड़ा है। गौरीकुंड है और गुप्तकाशी है। गौरीकुंड और राम। सरयू पे है अयोध्या। राप्ती पे है गोरखपुर। राप्ती। ब्रह्मपुत्र पे है गुवाहाटी
और डिब्रूगढ़। चंबल पर कोटा है, महानदी पर कटक है, महानदी कटक ओडिशा। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख जिलों के अंतर्गत बात करें तो विवर्तनिक जिले देखें। विवर्तनिक जिले यानी कि टेक्टोनिक लेग्स देखें, जो पर्वत देख पृथ्वी है ना, जिलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार और भ्रंश के कारण होता है। इस जिले आपके अधिकतर कश्मीर और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में आपके पास मिलती हैं। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिकतर आपके जिले कश्मीर हैं, कश्मीर और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं। दरार और भ्रंश के कारण होता है, जिसमें आपकी जैसे एग्जाम्पल में देखो आपकी तोसो मोरीर पेनगोंग तोसो, ठीक है ना, तोसो मोरीर पेनगोंग तोसो, ये विवर्तनिक झील है। और वूलर झील जो आपके जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील, सबसे मीठे पानी की झील भारत की, सॉरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर जम्मू कश्मीर, किसमें टेक्टोनिक में आएगी। हिमानी इमारत क्या होगी, जिले, वो आपके जिलों का निर्माण हिमानी अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत में हिमानी जिले ये भी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाएगी। जैसे कि गंगाबल झील है, कश्मीर में आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है गंगाबल। राक्षस ताल है, नैनीताल है, शाहताल है, भीमताल है, शमताल है, पुनाताल है, रूपकुंड है जो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ये प्रमुख आपकी हिमानी झीलें हो जाएगी। ग्लेशियल झीलें, क्रेटर या ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो झीलों का निर्माण ज्वालामुखी विवर या फिर ज्वालामुखी कुंड के जल भर जाने से होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नदी झील में आपके झीलें छोटे अस्थायी अवतल या गर्त होते हैं। इन झीलों का निर्माण आपके मरुस्थलीय सतह पर पवन अपरदन से होता है। ये झीलों का लवण मात्रा अधिक होती है, इन्हें आपके लवणीय झील कहा जाता है। भारत की पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, लूणकरण है। लेगून में देखिएगा, लेगून में झीलों का निर्माण आपके समुद्र तट के किनारे बालू भीति के निक्षेपण के कारण होता है। झीलें भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है लेगून की झीलें, जिसमें आपके जैसे चिल्का उड़ीसा वाली होगी, भारत की सबसे बड़ी आपकी लेगून झील है। और पुलिकट होगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर स्थित। अष्टमुदी हो जाएगी केरल या कोलेरू आंध्र प्रदेश, सॉरी कोलेरू को आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगी। अष्टमुदी केरल, अष्टमुदी केरल, अष्टमुदी केरल में स्थित है। चिल्का उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी आपकी लेगून झील हो जाएगी चिल्का लेगून। पुलिकट भी लेगून है, ठीक है ना। अष्टमुदी हो जाएगी केरल में। कोलेरू, कोलेरू हो जाएगी एक आंध्र प्रदेश में स्थित। पुलिकट झील आपके 84% भाग है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन आ जाए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तो आप आंध्र प्रदेश के साथ में जाना। और 16% भाग है तमिलनाडु का, तो अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में है। भारत की अन्य जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान की बात करते हैं भाई, लूणकरण है, जय संबंध है, फतेह सागर है, डीडवाना है, राजसमंद, नक्की, पिछोला, ठीक, उदय सागर। उत्तराखंड में कौन सा देखिएगा, जो हमने ताल पढ़े बहुत सारे, जैसे सात ताल, रूपकुंड, नैनीताल, राक्षस ताल और मालाताल, देवताल, नोकीचू या ताल, खुरपा ताल, भीमताल, ये सारे ताल कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में प्रमुख रूप से ताल है। और ये हिमनद से लगभग हिमाद्री टाइप की जिले हो जाएगी। और नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना हैदराबाद में हुसैन सागर है, निजाम सागर है। हुसैन सागर और निजाम सागर हैदराबाद तेलंगाना। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में शेषनाग, अनंतनाग, डल झील कहाँ पर है, वहाँ पर ही है। बेरीनाद है, मानसबल है, नागिन है, गंधारबल है, अच्छा बल है। अच्छा बल जो बल है वो जम्मू कश्मीर में ही है। नागिन है, नागिन भी जम्मू कश्मीर में। नाग है वो भी है, ठीक है, नाग, नागिन, बल, ये सारे आपके कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। केरल में हो जाएगी आपकी पेरियार, अंचार और वेम्बनाद, पेरियार और अंचाल। मणिपुर में है लोकटक, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। ये झील में आपके किबीबुला लामजाओ नाम का तैरता हुआ आपके राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये आपके, जो कहाँ पर, मणिपुर में लोकटक झील पर है। ये झील मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं इसे। हरियाणा में आपके सूरजकुंड है, असम में आपके फूलर या चपनाला या फूलर असम से संबंधित है। असम से फूलर या फिर आपके फूलर या चपनाला। गुजरात से उकई का संबंध है गुजरात से। हिमाचल प्रदेश में है आपके गोविंद सागर। तुंगभद्रा कर्नाटक है, बेलांदूर है, पंपा सरोवर है। पंपा, बेलांदूर और तुंगभद्रा, बेलांदूर के बाद में पंपा सरोवर कर्नाटक। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ और यूपी में आपके संयुक्त रूप से हैं। तमिलनाडु में स्टेनले जलाशय,
स्टेनले जलाशय तमिलनाडु। सिक्किम में आपकी गुरुडोंगमर और चोमालू और गुरुडोंगमर आपके सिक्किम में स्थित है। महाराष्ट्र में पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर, गोरेवाड़ा और साथ में पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली आपके सरोवर हैं। ठीक है। लेगून हमने देखा भाई, लेगून जिले हमने देखा। लेगून प्रमुख रूप से समुद्री इलाकों में। नदी जिले देखें, क्रेटर झील या ज्वालामुखी लोनार झील देखी आपके महाराष्ट्र की। ठीक है ना, क्रेटर झील या ज्वालामुखी। ईमानदारी हिमालय देखी हमने, और विवर्तनिक जिले देखी जो कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील, इसका उदाहरण हमने देखा। तो ये बात यहाँ पर हम निकल के आई। झीलों के बारे में बात करी, कौन सा क्षेत्र किस पर है ये देखा। इसके बाद अब क्या है, वापस अपन नदियों की तरफ बढ़ते हैं, जो नदियाँ अपन के प्रमुख रूप से हैं। महाद्वीप के हमने पठार की नदियाँ देख रहे थे, प्रायद्वीप पठार की, सॉरी। तो यहाँ की नदियाँ देख रहे थे, और नदियाँ हमने देख ली थी एक, कौन सी देख ली थी, गोदावरी देख ली थी। इसके बाद में महानदी के बारे में बात करते हैं, जो सिंहवा की पहाड़ी अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। अमरकंटक छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। यह उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती हैं। छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार के बेसिन बनाती हैं। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। कटोरे जैसे आकार महानदी, छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा। महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध हमने टिहरी बांध देखा, जो गंगा नदी पर था प्रमुख रूप से। यहाँ पर अब देख रहे हैं जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, जो महानदी पर है। महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम ओडिशा का शोक किसे कहते हैं, महानद। ओडिशा का शोक महानदी। बंगाल का शोक कौन है, दामोदर नदी। और कोसी किसका है, बिहार का है। इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां में देखिएगा, तेल किसकी सहायक नदी, तेल इसकी सहायक नदी, तेल महानदी की। ओंग है, ईब है, मंद है, डूब है, जोंक है, हमदो है, शिवनाथ है। तेल ओंग ईब मंद, डूब जोंक हसदो शिवनाथ। कटक, पुरी, भुवनेश्वर शहर इसी नदी पर आपके किनारे पर स्थित है। कटक है, पुरी है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर बोलिएगा उड़ीसा महाराज की जय। कटक, पुरी, भुवनेश्वर शहर इस पर स्थित हैं। शिवनाथ, हसदो, जोंक, डूब, मंड या मंद, ईब, ओंग, तेल सहायक नदी है। देखिएगा नेक्स्ट, छठा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, जो 1395 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है। रांची के निकट निकलकर ओडिशा व पश्चिम बंगाल सीमा पर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना। अब नदी आपकी क्या है, इस नदी में आपको सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के निक्षेप पाए जाते हैं स्वर्ण रेखा में। जल ग्रहण आपके 19,296 है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है स्वर्ण रेखा, और ये नदी आपके रांची के निकट से निकलकर ओडिशा व पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके मुहाने पर क्या है, एस्चुरी निर्माण करती है। क्या करती है, मुहाने पर एस्चुरी निर्माण करने का काम करती है। सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। फिर है वैतरणी नदी, जो आपके कहाँ पर, ओडिशा से निकलती है। वैतरणी आपकी केओझर पहाड़ी से बात है। केओझर पहाड़ी यह नदी शंख व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। शंख और दक्षिणी कोयल नदियों से मिलने से बनती है आपकी वैतरणी ब्राह्मणी और आपकी ब्राह्मणी नदी संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। वैतरणी और ब्राह्मणी नदी आपकी क्या संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्षेत्र में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है वैतरणी से। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, अन्य नाम है धामर नदी। इसका धामरा नदी इसका अन्य नाम मिलता है। जल संग्रहण क्षेत्र आपके, जल संग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, 12,789 है। ठीक है ना। ये इसकी प्रमुख रूप से ये नदी रही है एक और। ठीक है, तो ये बात है आपकी वैतरणी की, जो केओझर पहाड़ी ओडिशा से निकलती हैं। शंख और इसकी दक्षिणी कोयल सहायक नदी हैं। वैतरणी और ब्राह्मणी नदी संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्षेत्र में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। धामरा नदी, इस नदी में अन्य नाम है धामरा नदी।
अन्य नाम के धामरा नदी है, जल ग्रहण क्षेत्र इसका 12,790 है। ठीक है ना, ये वैतरणी नदी की बात हो गई। किसकी? वैतरणी नदी की बात हो गई। वैतरणी नदी की बात हो गई। वैतरणी नदी की बात हो गई। ये थी वैतरणी नदी। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। नेक्स्ट कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। 800 किलोमीटर में फैली हुई है, लंबाई है इसकी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी सुनी हुई ना कर्नाटक में। कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना ये बात। सदावाहिनी एक सदावाहिनी नदी है, हमेशा बहती है। तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, कुर्ग जिला कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी सदावाहिनी नदी है, जो तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी प्रमुख सहायक नदी में बात करें, बाएं तरफ से गिरने वाली हेरंगी, हिमावती, सिस्मा, अक्रावती। कावेरी की सहायक नदियों में हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती, सिमसा, हेमावती, हेरंगी। नेक्स्ट दाईं तरफ से आपके लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और जिसे कबानी भी कहते हैं, सुवर्णावर्ती, भवानी, अमरावती, नुआऊ, अमरावती, भवानी, सुवर्णावती, कबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, नुआऊ, हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती, कावेरी। नदी तीन बार 2 धारा में विभक्त होती हैं, पुनः मिल जाती हैं फिर, और धाराओं को मध्य आपके द्वीप निर्माण करती हैं। कर्नाटक में 2 द्वीप बनाती है, एक शिव समुद्रम द्वीप और एक है श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। श्रीरंगपट्टनम और शिवसुंदरम आपके कर्नाटक में स्थित हैं। श्रीरंग आपके श्रीरंगम है, सिर्फ रंगपट्टनम है तो कर्नाटक में, रंगम है जो रंगम ये आपके तमिलनाडु में। श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी तिरुचिरावल्ली के पूर्व में 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। कावेरी नदी आपकी तिरुचिरावल्ली के पूर्व में 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक है कोलेरून जो उत्तरी धारा और एक कावेरी दक्षिणी धारा है। कावेरी और कोलेरून। कावेरी नदी डेल्टा का प्रमुख क्षेत्र आपके चावल खेती के लिए विख्यात है। चावल की खेती के लिए बड़ा विख्यात है कावेरी नदी का ये डेल्टा क्षेत्र। इस नदी पर आपके प्रमुख जलप्रपात हैं, शिवसुंदरम जो कर्नाटक में ओबियसली बात है, और होगेन काल जलप्रपात है, ये तमिलनाडु में। होगेन आपका क्या है? होगेन काल जलप्रपात तमिलनाडु में है। इस नदी में ये कावेरी अभी तक पड़ रहे हैं। इसके प्रमुख बांध देखें तो कर्नाटक में एक है कृष्णराज सागर बांध और मेटूर बांध है तमिलनाडु में। मेटूर बांध से आपके स्टेनली जलाशय का निर्माण होता है। मेटूर बांध से। मेटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध है वो कर्नाटक में है। होगेन काल जलप्रपात है तमिलनाडु में है। शिवसुंदरम जलप्रपात कर्नाटक में है। कोलेरून उत्तरी भारत और कावेरी दक्षिणी भारत में। ये आपके तिरुचिरावल्ली के पूर्व में 2 धारा में बढ़ती हैं। श्रीरंगपुर आपके पट्टनम द्वीप कर्नाटक में। आपके समुद्रम द्वीप कर्नाटक में। श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में है, जो ये प्रमुख रूप से इसकी बात निकलती है कावेरी से। कावेरी आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती हैं। हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, नुआऊ ये इसकी सहायक नदी है। ओके, कावेरी नदी हुई कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पेनार नदी के बारे में। पेनार नदी या फिर आपके पेनूर नदी के बारे में बात करते हैं। पेनेरू नदी या फिर पेनार नदी जो आपके नंदीदुर्ग पहाड़ी है कर्नाटक से निकलती हैं। ये नदी आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आपके प्रभावित होती हुई कर्नाटक से प्रभावित होती हुई आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती हुई। कर्नाटक में नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेनार नदी और आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अंततः। सहायक नदी में आपके पापागनी और चित्रावली। सहायक नदियाँ इसकी पापागनी और आपके पापागनी पेनार, चित्रावली पेनार से संबंधित हैं आपके पेनार से चित्रावली और पापागनी। जल ग्रहण क्षेत्र आपके 55,213 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जल ग्रहण इसका बहुत ज़्यादा है, 55,213 है। ठीक है ना, 55,213 है। वेगई नदी के बारे में बात करते हैं। वर्षा नद पहाड़ी है आपके मदुरई तमिलनाडु में। एक है वेगई नदी का संबंध आपके तमिलनाडु से रहने वाला है। वर्षा नद पहाड़ी से निकलती हैं, तमिलनाडु से निकलती हैं। आपके ताम्रपर्णी नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना,
ताम्रपर्णी नदी के बारे में बात करते हैं जो आपकी अगस्त मलाई की पहाड़ी से निकलती है तमिलनाडु से। तो वेगई नदी तमिलनाडु, ताम्रपर्णी, तो वेगई ऊपर है, फिर दक्षिण में आपके ताम्रपर्णी नदी हो जाएगी। बहती हुई नदी आपके मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु में बहती हुई मन्नार की खाड़ी में गिरती है ताम्रपर्णी नदी। कृष्णा नदी के बारे में बात करें 1401 किलोमीटर से आपकी लंबाई में है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप में। महाबलेश्वर है ना, महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी में से आएगी शायद, ठीक है ना, लेकिन ये फैक्ट जरूर याद रखना। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बाद में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिर जाती है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसके अपने प्रायद्वीप पठार के तेलंगाना का पठार और रायलसीमा पठार विभक्त करती हैं। आपके तेलंगाना का जो पठार है ना, और साथ में रायसीमा का जो रायलसीमा का प्रश्न जो पठार है, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी क्या करती है, उस कृष्णा नदी इन दोनों को आपके अलग करने का काम करती है। इसकी भीमा है, मूसी है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, प्रभा हो गई, तुंगभद्रा है, दूध गंगा है, पंच गंगा है, देखो कुछ गंगा भी आ रही, पैन गंगा, वैन गंगा। सहायक नदी किसकी थी, गोदावरी की थी। दूध गंगा और पंच गंगा किसकी है, दूध गंगा और पंच गंगा आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, जिसमें भीमा, मूसी, कोयना के बाद में घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, दूध गंगा, पंच गंगा, यरला वर्णा, ठीक है ना, आदि प्रमुख रहने वाली है। यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूध गंगा, तुंगभद्रा, माल प्रभा, घाट प्रभा, कोयना, मूसी, भीमा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, दूध गंगा, पंचगंगा, यारला, वर्णा आदि। कृष्णा व उसकी सहायक नदियों पर स्थित आपके प्रमुख बांध है। अलमाटी बांध है आपकी कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में है। अलमाटी, अरे कौन सा माटी, अलमाटी है। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, ये तेलंगाना पर है, तो नागार्जुन तेलंगाना में हो जाएगा, अलमाटी कर्नाटक में हो जाएगा, सारी कृष्णा पर ही है। एक तुंगभद्रा बांध स्थित है जो तुंगभद्रा पर होगा, कर्नाटक में स्थित है, और तुंगभद्रा का संबंध वैसे भी आपको पता है कर्नाटक से ही है दोस्तों। तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियों की आपकी एक हो जाएगी कोयना नदी। कोयना नदी है महाराष्ट्र में, जिस पर शिवाजी सागर बांध है, तो शिवाजी का संबंध तो महाराष्ट्र से ही था, कोयना नदी है वहाँ पर है। नागार्जुन तेलंगाना, अलमाटी बांध कर्नाटक में, और आपके तुंगभद्रा कर्नाटक में ही है। तो ये प्रमुख रूप से अरब के सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप पठार की अपनी नदियाँ थी जो प्रमुख रूप से थी। अब हम अरब सागर की प्रमुख नदियाँ देखते हैं जो अरब सागर में अपवाद तंत्र अपने रखती है। तो अधिकांश प्रायद्वीप नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से होता है। इन नदियों की, ये मान लो पश्चिमी ढाल है, तो इससे निकलती है और फिर ये क्या अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। उनमें आपके देखिएगा नर्मदा और ताप्ती अपवाह क्रम की सबसे लंबी नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसके अतिरिक्त आपके शरावती हैं, शरावती के बाद लूणी है, साबरमती हैं, ठीक है ना, जुआरी है, पंबा है, मंडोवी है, माही है, पेरियार है, भरतपुजा है आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। शरावती, लूणी, साबरमती, जुआरी, पंबा, मंडोवी, माही, पेरियार, भरतपुजा आदि देख रहे हो। लूणी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी देख रहे हो यहाँ पर, जुआरी, शरावती ये एक जगह पर हो जाएगी, पेनामी हो जाएगी, पोनामी, और यहाँ पर पेरियार नदी हो जाएगी। सबसे पहले नर्मदा की बात करते हैं जो अमरकंटक के पठार से आपके मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रभावित होती हुई नदी है जो ज्वार नद मुख का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरने का काम करती हैं, ये अमरकंटक से निकलने का काम करती हैं, एमपी और गुजरात में प्रवाहित होती हैं। ये नदी भ्रंश घाटी बहती है, उत्तर में आपके विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा है, बीच में आपके भ्रंश घाटी के रूप में बहती हैं। जबलपुर के समीप आपके संगमरमर की शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछ सकता है धुआंधार जलप्रपात का संबंध किससे है, तो नर्मदा से है। संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं इसे, क्योंकि धुआंधार को क्या कहते हैं, धुआंधार को आपके धुआंधार को संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में तवा है, छोटा है, कुंडी है, हिरण है। हिरण कुंडी, अरे छोटा हिरण, कुंडी में तवा। नर्मदा नदी स्थित प्रमुख परियोजना में इंदिरा आपके सागर परियोजना जो एमपी में है, इससे सागर जलाशय का निर्माण होता है। ओंकारेश्वर परियोजना एमपी में, महेश्वर परियोजना आपके मध्य प्रदेश में एमपी में ही है। सरदार सरोवर है गुजरात में, तो आपके ओंकारेश्वर हो जाएगा एमपी में, महेश्वर हो जाएगा एमपी में, सरदार सरोवर हो जाएगा आपके गुजरात में, इंदिरा सागर परियोजना ये भी एमपी में है। नर्मदा नदी के किनारे पर आपके भरूच का शहर गुजरात स्थित है और आपके साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा स्थित है। साधु बेट द्वीप है ना, साधु बेट के द्वीप पर आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे ताप्ती नदी की।
ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों तो आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आपके मुल्ताई नामक जो श्रेणी है वहाँ से सतपुड़ा के श्रेणी से निकलती हैं। मुल्ताई से निकलते 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा की 1312 किलोमीटर की लंबाई रहने वाली है। ठीक है साहब, यहाँ पर ये बात करते करते हम आगे बढ़ते हैं कि नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं, सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ के? सूरत के आगे। खंबात की खाड़ी से गिरने से समय आपके एस्चुरी का निर्माण करती है जवाहर नद मुखा। और ताप्ती प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा है, पंजारा है, गिरना है, नोरी है। तो गिरना, पंजारा, पूर्णा और नोरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी पर स्थित प्रमुख आपकी परियोजनाएं देखें तो उकई परियोजना स्थित है ताप्ती पर, और काकरपारा परियोजना और उकई परियोजना का संबंध किससे हैं? आपकी गुजरात से हैं और ताप्ती नदी पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं 34 किलोमीटर की एक जुआरी नदी है जो आपके पश्चिमी घाट गोवा से निकलती हैं। ठीक है ना। जुआरी आपकी नदी ज्वार नद मुख बनाते हुए अरब के सागर में गिरती हैं। जुआरी नदियां ज्वार नद मुख बनाती हुए अरब के सागर में गिरती हैं। मुहाने पर आपके मार मागाओ बंदरगाह स्थित हैं। जुआरी से आपके संबंध हैं, मार मगाओ बंदरगाह से हैं जो पश्चिमी आपके घाट से निकलती हैं। पेरियार नदी के देखे जो अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से निकलती है, केरल की सबसे लंबी और प्रमुख नदी में से आती है पेरियार की नदी, इसलिए इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा के नाम से पेरियार नदी जानी जाती हैं। इडुक्की परियोजना स्थित है। इडुक्की आपकी परियोजना केरल में स्थित है और आपकी कौन सी, केरल में भी कौन सी स्पेशल रूप में आपकी नदी की बात करें तो आपके पेरियार नदी पर स्थित हैं। ठीक है ना। आपके अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से ही आपकी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है आपके भरतपुंजा, जिसे आपके पोनानी के नाम से भी आपके जानते हैं। ठीक है ना, पोनानी के नाम से भी जानते हैं। केरल की नील नदी कहते हैं इसे, केरल की नील नदी कहते हैं किसे? भरतपुजा कहते हैं। भरतपुजा को भरतपुजा जो 209 किलोमीटर की दूसरी सबसे बड़ी केरल की नदी है। फिर अन्नामलाई की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पंबा नदी। पंबा नदी निकलती है। कौन सी नदी? पंबा नदी निकलती है। ये आपके पेरियार और भरतपुंजा नदी के पश्चात केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। कौन सी? आपकी कौन सी नदी कह दी अपने? पंबा नदी होगी। कौन सी नदी होगी? पंबा नदी होगी। पंबा। ओके। इस नदी के तट पर आपके सबरीमाला मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? सबरीमाला का मंदिर स्थित है। शरावती नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो शरावती नदी आपके भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, वो आपके जिसे गरशोपा या फिर इसे जोग जलप्रपात कहते हैं। गरशोपा या फिर इसे जोग के नाम से जानते हैं। इसी नदी पर स्थित है। किस पर? शरावती पर, जो कर्नाटक में है। शिमोगा जिला पर आपके कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है जो भारत का सबसे आपके क्या है? ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना। मांडवी या मंडोवी नदी के बारे में बात करते हैं जो 81 किलोमीटर में भारत में बहती है और पश्चिमी घाट कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं इसे। मांडवी या मंडोवी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। जवार नदमक का निर्माण करती हुई अरब के सागर में गिर जाती है। दूध सागर जो जल प्रपात है ना गोवा में, ये दूध जल सागर और आपके चारों द्वीप इस नदी पर आपके चारों द्वीप स्थित हैं और दूध सागर जल प्रपात है ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी जो गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो मांडवी नदी पढ़ी हमने। शरावती कर्नाटक में, शिमोगा आपके जिला, गरशोपा जोग आपके जलप्रपात है इस पर है हमने। पंबा नदी देखी। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से। भरतपुजा देखी 209 किलोमीटर से अपनी अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से। वहीं पेरियार की नदी हमने देखी जो आपके जीवन रेखा कहलाती हैं। किसकी? केरल की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इडुक्की जिसकी परियोजना स्थित है। ठीक है ना। जुआरी यहाँ पे आपके गोवा से संबंधित रहने वाली हैं। तो ये सारे हमने बात कर ली हैं। तो ये अपना जो नदी और भारत के जो नदी तंत्र था और साथ में झील थी, ये वाला हमने टॉपिक बाई कर दिया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम आए, सभी के काम आए। ठीक है ना। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।